नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मॉक टॉक पर। आज आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 2 में जो क्लास 9 to 10 के टीचर्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसकी वीडियो। और इसमें हम लोग लेकर आ रहे हैं लैंग्वेज का पेपर प्लस जीएस का पेपर। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। In the blanks with suitable articles like a, an and the, यानी जो आपको बताना है कि इसमें a, an और the में से क्या आएगा। तो पहला सवाल, I have one sister and two brother। तो इसमें आपको बताना है कि and के बाद और to के पहले क्या आएगा। तो देखिए, कभी भी ना जो 2 होता है या कोई भी नंबर होता है तो उसके आगे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा ई, नन ऑफ दी अबव। ठीक है। अगला देखो, माई मदर इज़ डैश टीचर ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, यानी मेरी माँ एक टीचर है म्यूज़िक की। तो देखिए क्या लगेगा, द लगेगा, एन लगेगा, ए लगेगा, डी लगेगा या फिर ई लगेगा। तो इसका उत्तर है कि यहाँ पर लगेगा ए, यानी ऑप्शन सी। तो क्यों? क्योंकि जो टीचर है वो सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, जिसकी शुरुआत एक कॉन्सोनेंट से हो रही है, ना कि वॉवल से, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल, यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पशु नहीं है, एनिमल नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, बैट, आउल, ईगल, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों ई, नन ऑफ द अबव, क्योंकि साइंटिफिकली बैट जो होता है वो क्या होता है, वो एक मैमल होता है। आउल क्या होता है, आउल बर्ड होता है। और ईगल क्या है, तो ईगल भी बर्ड है। तो एनिमल कोई भी नहीं है। तो इसका उत्तर है ई। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ ट्री, यानी इनमें से कौन सा पार्ट है पेड़ का। ठीक है, यानी पेड़ के पार्ट्स। ऑप्शन देखिए, फ्रूट, स्टेम, रूट, डी या फिर ई। ठीक है, फल या फिर तना या फिर जड़ें। तो इसका उत्तर आसान है, डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सारे ही पौधे के पार्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड आफ्टर, यानी गांधी जयंती मनाया जाता है किसके बाद। ठीक है, ऑप्शन देखिए, रिपब्लिक डे, दीपावली, इंडिपेंडेंस डे, डी या फिर ई, यानी गणतंत्र दिवस के बाद, दिवाली के बाद, स्वतंत्रता दिवस के बाद, डी या फिर ई। तो बताइए किसके बाद गांधी जयंती मनाई जाती है। इसका उत्तर है साथियों सी, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे कब होता है, 15 अगस्त को, है ना। और गांधी जयंती कब होता है, 2 अक्टूबर को। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आफ्टर चाइल्डहुड कम्स, यानी बचपन के बाद क्या आता है। ऑप्शन देखिए, यूथ यानी जवानी, ओल्ड एज यानी बुढ़ापा, मिडल एज यानी बीच के जो दिन है 30-40 वाला जो उम्र है, डी या फिर ई। आसान है, इसका उत्तर है ए, यूथ। अगला प्रश्न, नेफ्यू इज यानी भतीजा कौन होता है। ऑप्शन देखिए, सिस्टर्स सन, ये मैं आपको बता दूं कि जहाँ भी अपॉस्ट्रॉफी इसको कहते हैं, एस लगता है, इसका मतलब होता है का, यानी सिस्टर का बेटा, भाई का बेटा, अंकल, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि बहन के बेटे को भी नेफ्यू कहते हैं और भाई के बेटे को भी नेफ्यू कहते हैं। अगला प्रश्न, डॉटर्स हस्बैंड इज, देखिए अगेन यही अपॉस्ट्रॉफी एस, यानी बहन के पति को क्या कहते हैं। तो डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, डी या फिर ई। इसका उत्तर है साथियों सी, सन इन लॉ, दामाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हिंदी आ गया, त वर्ग का कौन सा व्यंजन नहीं है। ठीक, जो होता है ना क ख ग घ, तो ये एक हुआ, फिर च छ ज झ, फिर त थ द ध न। तो इसमें बोल रहा है कि जो ये च छ द ध न है, इसमें से कौन सा नहीं है।
जो उसमें त वर्ग में आता है। ठीक, तो आसान हो गया, इसका उत्तर है ए, ड। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये ना दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ ही ऐसे शब्द हैं हिंदी साहित्य में जिसके शुद्ध शब्द को पूछा जाता है, जिसमें से ये सबसे इम्पॉर्टेंट है अनुग्रहित। याद कर लेना है, रट लेना है कि इसका उत्तर सी है। याद रहे, अ, न में छोटी ऊ की मात्रा, ग्र ये वाला, और ह में भी बड़ी ई की मात्रा आएगी, ये इम्पॉर्टेंट है, बड़ी ई की मात्रा। ये है अनुगृहीत, ना कि अनुग्रहित। हीत लंबा है ना। अगला प्रश्न देखिए, जिसकी नाप तौल न हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन, अपरिमित, अपरिमेय, अपरिवृत्त, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों बी, अपरिमेय। ठीक है, जिसे मापा तौला ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक या अधिक ध्वनियों की वह सबसे छोटी इकाई जिसका उच्चारण एक झटके में होता है उसे क्या कहते हैं? एक या अधिक ध्वनियों की, ध्वनि बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका उत्तर है साथियों सी, अक्षर। क्योंकि भाषाई विज्ञान में एक ही आघात या झटके में बोली जाने वाली ध्वनि या ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संज्ञा के मुख्य भेद कितने हैं? आसान है, बहुत इजी है। ऑप्शन 2, 3 या 4। तो इसका उत्तर है साथियों बी यानी 3। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, और तीसरा क्या होता है? कमेंट में बताइए। चलिए बता रहे हैं, वो होता है भाववाचक। ठीक है, याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 मुख्य भेद हैं। इसके अलावा जो 2 आते हैं वो जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। पर मुख्यतः याद रखना है 3 ही है, एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक और एक भाववाचक। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन, टांग, शुक्र, जापान, डी या फिर ई। ऐसे शब्दों को करने के लिए क्या करना है कि हर शब्द को ना वाक्य में डाल के देखो। क्या हम बोलेंगे उसकी टांग पतला है? हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उसकी टांगें पतली हैं। तो आया ना स्त्रीलिंग। अब जापान, जापान बड़ा शहर है, ये बोलेंगे जापान बड़ी शहर है, पुल्लिंग आया ना, बड़ा बड़ी में। ऐसे हमेशा इसको पहचानना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वाक्य में डालकर देखना है। तो इसका उत्तर है ए, टांग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मैंने दरवाज़ा खोला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक, सबको याद है वो वाला, कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने का भाव, ये वाला, इससे पता चलेगा। तो इसका उत्तर है सी यानी कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, कर्ता, कर्ता के साथ क्या आया? ने आया, और यहाँ है ना मैंने, इसलिए यहाँ पे कर्ता कारक आया। अगर किसी को ये समझना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए वाकई अलग से वीडियो ले आऊँगी इसके लिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है और फ्री के नंबर है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको ये समझ नहीं आता है कारक, तो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए स्पेशली, एक बंदा भी बोलेगा ना तो मैं उसके लिए बना दूँगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सब इम्पॉर्टेंट है। एक ज़िंदगी अगर सुधर जाएगी ना तो अपनी ज़िंदगी कल्याण है, समझ लीजिए। अगला प्रश्न, ब्राह्मण के निमित्त वस्त्र प्रदान करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, संप्रदान कारक। सुनिए ध्यान से, जब किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कोई कार्य किया जाए तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। के निमित्त है ना, या फिर के लिए, संप्रदान कारक के ही विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, आसान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है,
इस वाक्य में कौन सा कारक है। देख रहे हैं कारक के कितने सारे प्रश्न हैं। अभी भी कह रही हूँ, अगर आपको लगता है कि कारक का आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मुझे बताइए, मैं क्लियर करवा दूँगी। बहुत आसान टॉपिक है। चलिए, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है, तो इसका उत्तर है ए, अपादान कारक। जहाँ दो वस्तुओं के बीच दूरी, अलगाव, तुलना या सीखने का भाव व्यक्त होता है, वहाँ क्या होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन देखिए, 7 जून 1950 ईस्वी, 8 जून 1951 ईस्वी, 7 जून 1955 ईस्वी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी, 7 जून 1955 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न, अविकारी शब्दों के प्रमुख भेद कितने हैं। दो प्रकार के शब्द हैं, विकारी, अविकारी। उसमें भी अब पूछा गया अविकारी शब्दों के प्रमुख भेद कितने हैं। ऑप्शन देखिए, 3, 4, 5, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर याद रखना है, इसका उत्तर होता है बी, 4। कौन कौन से 4, तो पहला है क्रिया विशेषण, लिख लीजिए ना हो तो। और अगर आपको फुल वीडियो चाहिए ना इसके ऊपर तो मुझे बताइएगा। हम अभी ना सिर्फ क्वेश्चंस ला रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, हमें मैसेज कीजिए, हम बनवाएंगे अलग से वीडियो। चलिए अगला होता है संबंध बोधक, उसके बाद होता है समुच्चय बोधक, और उसके बाद होता है, बताइए आखिरी वाला, वो होता है विस्मयादि बोधक। ठीक है। ओके, अगला प्रश्न, जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, भाववाचक संज्ञा। सुनिए, किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, अवस्था या भाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। याद रहेगा, इम्पॉर्टेंट है। संज्ञा का एक टॉपिक अलग से पढ़ ही लीजिए आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए, उग्र का सौम्य, निष्कर्ष का अपकर्ष, सुगम का सरल, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्यों, क्योंकि ये गलत है। एक तो निष्कर्ष का अपकर्ष नहीं होगा, निष्कर्ष का होता है उत्कर्ष। ठीक। अगला, सुगम का सरल नहीं होता है, सुगम का होता क्या है, दुर्गम। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा चिन्ह उद्धरण का चिन्ह है। ठीक। ऑप्शन देखिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उच्छ्वास की शुद्ध वर्तनी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे अनुग्रहित इम्पॉर्टेंट है वैसे उच्छ्वास इम्पॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर है साथियों बी। याद रखिएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, ऊ आधा च, फिर छ भी आधा होता है इसलिए हलंत लगा देते हैं, फिर वास, उच्छ्वास, ऐसे इसको सही लिखा जाता है। अगला प्रश्न, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन, वयोप्राप्त का वयः प्राप्त, किम्वदंती का किंवदंती, भास्कर का भास्कर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों ए, वयोप्राप्त जो है वो वयः प्राप्त से बना है। अगला शब्द देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हिंदी प्रशासनिक शब्दावली का कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन देखिए, क्रेडिट यानी लेनदार, फ्लैट यानी कोरा पन्ना, हजार्ड यानी जोखिम, डी या फिर ई। तो समझिए, उत्तर इसका सही होगा सी, हजार्ड यानी जोखिम। बट ये गलत कैसे है, तो देखिए, क्रेडिट का मतलब होता है जमा, ठीक है, या फिर साख। ठीक। फ्लैट रेट का मतलब होता है एक समान दर, लेकिन हजार्ड का मतलब जो है वो जोखिम ही होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न,
हिंदी तथा अंग्रेजी प्रशासनिक शब्दावली का कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन आवेदन का रिक्वेस्ट, आदेश का ऑर्डर, निर्देश का डायरेक्टिव, डी या फिर ई सही पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें जो बी है और जो सी है वो दोनों सही है। तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है। आवेदन को ना हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं, रिक्वेस्ट नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा। इससे सवाल आ सकता है, हमेशा ऐसा होता है। जैसे ये दोनों सही हो गए तो अब गलत वाले पे अगले साल सवाल दे देगा, ऐसा बहुत बार होता है। तो याद रखिएगा, आवेदन को एप्लीकेशन बोलते हैं। अगला प्रश्न, जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है, कारक के उस भेद का नाम है। ऑप्शन कर्म, करण, संप्रदान, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, करण। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है तो वो करण हुआ। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा के मानक स्वरूप का विकास कब हुआ? ऑप्शन 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी, 20वीं शताब्दी। देखिए, आधुनिक मानक हिंदी, अगर हम लोग खड़ी बोली की बात करते हैं तो खड़ी बोली के परिमार्जन और मानक स्वरूप के निर्धारण का मुख्य कार्य 20वीं शताब्दी से शुरुआती दशकों में हुआ, जिसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका, नाम याद रखिएगा, सरस्वती पत्रिका का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न, जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो समास बनता है। ऑप्शन कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, कर्मधारय। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास क्रम में सर्वप्रथम कौन सी भाषा प्राप्त होती है? ऑप्शन संस्कृत, प्राकृत, पाली, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर आसान है, ये है संस्कृत। ठीक है। अगर हम इसके विकास क्रम की बात करें तो सबसे पहले आएगी संस्कृत, फिर आती है पाली, फिर आती है प्राकृत, और उसके बाद चौथे नंबर पर आती है अपभ्रंश, और 5वें नंबर पर क्या आती है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, बहुत आसान है। तो हिंट है कि वही हम लोग आजकल बोलते हैं। ठीक है, चलिए गणित का है, मैं सीधे जवाब दूंगी इसका। देखिए, एक आयतकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 है तो हॉल की ऊंचाई है। ठीक है, इसका उत्तर जो है वो है सी, यानी 6 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों बी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अगला प्रश्न, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन 20, 21, 23, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों सी, यानी 23। अगला प्रश्न देखिए, समीकरण ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। ठीक है, ऑप्शन देखिए, b² - 4ac जो है वो छोटा होगा 0 से, b² - 4ac बड़ा होगा 0 से, d² - 4ac बराबर होगा 0 के, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों बी, यानी b² - 4ac जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे? 0 से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं तो उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? ठीक है, ऑप्शन देखिए, 20 दिन, 11 दिन, 14 दिन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा साथियों बी, यानी 11 दिन। अगला प्रश्न देखिए,
36वां प्रश्न, यदि x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 30 तथा a प्लस बी इज इक्वल टू 15, तो ऑप्शन देखिए, x छोटा है y से यदि a बराबर b, x बड़ा है y से यदि a जो है वो बड़ा है b से, y बड़ा है x से यदि a जो है वो बराबर है b के, d या फिर e। तो इसका उत्तर साथी होगा e, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न, यादृच्छिक रूप से चुने गए गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रतिक्रिया प्रायिकता है। ऑप्शन 1/7, 2/53, 1/53, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर रहेगा साथियों ए, 1/7। ठीक है। अगला प्रश्न, यदि 7 के पावर 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 49 के पावर 3x प्लस 12 तो x का मान है। ऑप्शन देखिए, 3, 4, 7, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा साथियों ए, यानी 3। अगला प्रश्न देखिए, विज्ञान शुरू हो जाता है। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। ऑप्शन देखिए, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा साथियों ए, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है वो। ठीक है। देखिए, मायोपिया को हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। किस किस को पता था ये बात, कमेंट में बताइएगा। साइंस वालों को पता होगा, बट उसके अलावा की बात है। ओके। चलिए, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के पास पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली या स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसके निवारण के लिए हमें कॉनकेव लेंस लगाते हैं। ठीक है। कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। ओके ओके, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। ऑप्शन, शरीर रचना, अर्धसूत्री विभाजन, आनुवांशिकी, डी या फिर ई। नाम से ही दिख रहा है, इसका उत्तर है सी, आनुवांशिकी। अगला प्रश्न, जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की, क्योंकि। ऑप्शन देखिए, टिन जो है जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। टिन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। उल्टा बोल दिया, जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, जिंक टिन से महंगा है, या फिर डी या फिर ई। तो इसका उत्तर ना साथियों बी होगा कि जो जिंक है वो टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ठीक है। देखिए, रासायनिक सक्रियता श्रेणी में जिंक जो है टिन की तुलना में अधिक क्रियाशील धातु है। यदि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की परत चढ़ाई जाएगी तो वो भोजन में उपस्थित अम्लों के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करके जहरीले यौगिक बना सकता है, जिससे भोजन दूषित हो जाएगा। ऑब्वियसली टिन कम क्रियाशील होने के कारण भोजन को क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न देखिए, 42वां प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन, ऑक्सीकरण, अपचयन, जलीय विश्लेषण, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा साथियों बी, यानी अपचयन। अगला प्रश्न, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है। ऑप्शन, शब्द प्रति इंच, प्रहार प्रति इंच, बिंदु प्रति इंच, डी या फिर ई। इसका उत्तर है साथियों बी, यानी बिंदु प्रति इंच। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉट्स पर इंच, डीपीआई, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। 1 इंच के दायरे में जितने अधिक डॉट्स या बिंदु होंगे, प्रिंट की गई छवि या टेक्स्ट उतना ही अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है। अगला प्रश्न, ट्रैकोमा रोग का संबंध है। ठीक है। ट्रैकोमा तो फेफड़ों से, कान से, आँखों से, डी या फिर ई। जिसने थोड़ा सा भी विज्ञान पढ़ा होगा, जनरल साइंस, ठीक है, सामान्य विज्ञान, उसको पता होगा कि जो ट्रैकोमा है वो आँखों का एक गंभीर
संक्रामक रोग है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी आँखों से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? ऑप्शन देखिए, तीरंदाजी, अंतरिक्ष रॉकेट, वेंचुरीमीटर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीरंदाजी और अंतरिक्ष रॉकेट दोनों ही न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। अगला प्रश्न, रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। ऑप्शन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा साथियों ए यानी न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? ये प्रश्न उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर का प्रश्न था और उस वर्ष न्यूज़ में था। अभी का करंट अफेयर्स आप लोग अलग से पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, पर इसका उत्तर है मार्टिन ग्रासर। अगला प्रश्न जो कि है वापस से करंट अफेयर्स पर, इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपनहाइमर के निर्देशक कौन है? बहुत उस वक्त तो बहुत फेमस था ना, अभी भी होगा, इतना पुरानी बात भी नहीं है। ऑप्शन देखिए, क्रिस्टोफर नोलन, गाय रिची, लॉरा मैकगैन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर आसान है ए, क्रिस्टोफर नोलन। इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि करंट अफेयर्स है, आपका करंट अफेयर्स कुछ और होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेज़बानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया? ऑप्शन लंदन यूके, कुआलालंपुर मलेशिया, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, डी या फिर ई। इसका उत्तर है साथियों सी, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। करंट अफेयर्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट? ये कॉमनवेल्थ गेम ऑफ इंडिया आएगा, है ना, इसलिए इम्पॉर्टेंट। अभी हो भी रहा है, चल रहा है ना अभी कॉमनवेल्थ गेम्स, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसका उत्तर है सी, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, याद रखिए। अगला प्रश्न, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? करंट अफेयर्स प्रश्न, इसका उत्तर है ए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था? ऑप्शन वेलकम होम, चलो चांद के पार चलें, वेलकम बडी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी, वेलकम बडी। अगला प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है कि 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाली चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। ऑप्शन माओ त्से तुंग, यांग शांगकुन, जियांग जेमिन, डी या फिर ई। तो साथियों इसका उत्तर है बी, यांग शांगकुन। ये नहीं लगता मुझे किसी को आता भी होगा, बट आ गया तो आ गया, तुक्का मत लगा लेना, मन हो तो लगाना बट मत लगाओ, क्या लगाना है, चलो तुम्हारा मन है ना। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन सन्ना मरीन, रॉबर्ट अबेला, लियो वराडकर, डी या फिर ई। इसको मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ी क्योंकि ये करंट अफेयर्स है, इस साल ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका उत्तर है सी, लियो वराडकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया, बहुत फेमस है ये बात। ठीक है, अगला उसमें देखिए क्या है, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? अगेन करंट अफेयर्स। ऑप्शन अजाली असोमनी, जस्टिन ट्रूडो, उर्सुला वॉन डेर लेन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों ए, अजाली असोमनी। ओके, अगला प्रश्न देखिए। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन देखिए, केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। ओके, इजी। सबसे पहले उत्तरी पर्वत, उसके बाद क्या आएगा, महान मैदान गंगा यमुना वाला, फिर आएगा केंद्रीय उच्च भाग और आखिरी में तटीय पर्वत। ओके,
तो इसका उत्तर होगा 3 1 2 4 ए। ठीक है, 3 1 2 4। ओके, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भूगोल का प्रश्न है ना। ऑप्शन देखिए, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर। आपको हैरानी होगी कि ऐसा ही प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा गया था। पेपर हार्ड आता है, कुछ प्रश्न हार्ड आते हैं, है ना। चलिए, ऑप्शन जो है वो इसका होगा सही बी, यानी सबसे पहले आता है काराकोरम, उसके बाद आता है लद्दाख, उसके बाद आता है जास्कर और सबसे आखिरी में आएगा पीर पंजाल। ठीक है, ओके, याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मॉनसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, 8 डिग्री उत्तर से 13 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, 16 डिग्री उत्तर से 21 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है। ऑप्शन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी क्षेत्र, डी या फिर ई। इसका उत्तर है साथियों बी, यानी पूर्वी घाट। देखो, मैं बताती हूँ कि पूर्वी घाट जो है ना वो कटा चटा और कम ढलान वाला क्षेत्र है, वहाँ वर्षा की तीव्रता भी कम है, इसलिए ये भूस्खलन प्रवृत्ति श्रेणी में नहीं आता है। ये बड़ी हैं सब, हिमालय क्षेत्र में तो ऐसे ही लोग मरते रहते हैं, पता ही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। ऑप्शन, मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण, डी या फिर ई। तो साथियों इसका उत्तर याद रखना है, वो है बी, कोरोमंडल। भारत का पूर्वी तट, इधर के वाला तट, ये वाला सारा, विशेषकर कोरोमंडल तट जो कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी का सतही तापमान अरब सागर की तुलना में अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ अधिक तीव्र चक्रवात बनते हैं और वे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कोरोमंडल तट से टकराते हैं। ये याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है। ऑप्शन, गली कटाव, शीत क्षरण, वनों की कटाई, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, यानी गली कटाव। ठीक है, तो देखिए इसको ना गली इरोजन बोलते हैं, ये वाला। देखिए, मृदा अपरदन की प्रक्रिया में जब तीव्र गति से बहता हुआ जल चिकनी या ढीली मिट्टी को काटते हुए गहरी नालियाँ या संकीर्ण चैनल बना देता है तो इसे गली कटाव यानी अवनालिका अपरदन कहा जाता है। ठीक है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो चंबल है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी बारिश होती है। ऑप्शन, गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट, छोटा नागपुर का पठार, डी या फिर ई। साथियों जो भारत का नक्शा है ना, ये वाली बारिश जो होती है ये यहाँ आती है अक्टूबर नवंबर तक, और इसलिए कोरोमंडल के तट पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है इस वक्त तक। और इधर जो भारत है इसका पानी तो कब का लौट चुका होता है, लेकिन यहाँ पूरे देश में नवंबर अक्टूबर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। ऑप्शन, फूलों की खेती, कृषि, बागवानी, डी या फिर ई। इसका उत्तर है साथियों सी, यानी बागवानी। आसान है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इतिहास, आप लोगों का फेवरेट। मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि इतिहास आपका फेवरेट है। देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया। ऑप्शन, राजकुमार शुक्ला, नामदार खां, कुंवर सिंह, डी या फिर ई। तो आसान है, इसका उत्तर है सी, यानी बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ
कब? 14 अक्टूबर 1905 को, 15 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, डी या फिर ई? याद रखना है, पहले भी पेपर में बिहार ने पूछा है, इसमें दोबारा पूछा है, इसलिए आगे भी पूछ सकता है। इसका उत्तर है सी, 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न देखिए कि बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया कब? डेट्स इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं, एक एक दिन का डेट का हेरफेर कर रहे हैं। ऑप्शन देखिए, 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है साथियों बी, 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? ऑप्शन, कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो की नीति के कारण, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर आसान है, यानी सी, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति। अगला प्रश्न देखिए, अगेन डेट का देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? ऑप्शन, 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858, डी या फिर ई? तो साथियों इसका उत्तर होगा ए, 1 नवंबर 1857। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिए, राजा राममोहन रॉय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, इंडिया फॉर इंडियंस। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, डी या फिर ई? साथियों इसका उत्तर है डी, क्योंकि इसमें ये तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? ऑप्शन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है साथियों बी, दादा भाई नौरोजी। देखिए इनको और क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किस किस को पता थी ये बात, कमेंट में बताइए तो हम जाने। ठीक है, तो इनको ना इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत यानी अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया माना जाता था। वे ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे, जहां उन्होंने भारतीय हितों और अंग्रेज़ों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण की आवाज़ उठाई थी। ओके, कमेंट में बताइएगा हाँ किसको पता था। अगला और जीएस का आखिरी प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? ऑप्शन, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना हसरत मोहानी, डी या फिर ई? तो साथियों इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसको गुलामी का अधिकार पत्र या फिर गुलामी का चार्टर बुलाने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है, इसमें अगर ऐसा सवाल आया है ना तो अगला यानी बीपीएससी टीआरई 4 में ऐसा सवाल पक्का पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए जीएस का पेपर ख़त्म होता है। ऑल दी बेस्ट। एग्ज़ाम कभी भी अनाउंस हो जाएगा, जम के तैयारी कीजिए, खूब सारे मॉक्स लगाइए। आपकी तैयारी हुई हो या ना हुई हो, है ना, अभी बोलेंगे सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ फिर करेंगे, ऐसा मत कीजिए। सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होता है, सिलेबस पढ़ते रहिए, मॉक्स देते रहिए। ओके, प्रैक्टिस साथ में चलनी चाहिए। और मॉक यानी मॉक टॉक, ऑलवेज गो फॉर मॉक टॉक। हर पेपर आपको यहाँ मिलेगा, बीपीएससी से रिलेटेड मॉक्स भी मिलेंगे, पीवाईपी भी मिलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे। अगर नहीं मिलता है एक कमेंट डालिए, अगले दिन नहीं मुहैया हुआ तो फिर कुछ भी कर लीजिए। चलिए कुछ भी कर लीजिए, यानी हो जाएगा, 2-4 दिन में भी हो जाएगा, ऐसा कोई हलवा नहीं है। ओके, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। रोज़ 12 बजे दोपहर में हमारी वीडियो आती है, सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलो मिलते हैं कल, बाय।